हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानिज में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप इतिहास के 10 ऐसे रहस्य को जानोगे जिनको जानने की कोशिशें सालों से की जाती रही हैं, लेकिन वो रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, श्राउड ऑफ टूरिन। ये एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि इटली के टूरिन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा है। लोगों का कहना है कि जब जीसस को सूली पर टांगा गया था, उसके बाद जब उनकी कब्र बनाई जा रही थी तो जीसस को इसी कपड़े में लपेटा गया था। और जो इस कपड़े पे आपको चेहरा दिखाई दे रहा है ये जीसस का है। लेकिन साइंटिस्ट को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, तो रिसर्चर्स द्वारा इस कपड़े की कार्बन डेटिंग की गई तो उन्होंने पाया कि जो ये कपड़ा है ये 12वीं या 13वीं सदी का है, जबकि जीसस आज से लगभग 2000 साल पहले थे। इटालियन फिजिसिस्ट का कहना है कि साइंटिफिक प्रूफ के जरिए ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये कपड़ा जीसस का है या नहीं। आपको क्या लगता है, ये कपड़ा जीसस का है या नहीं? नंबर 2, अमेलिया एयरहर्ट। अमेलिया एक अमेरिकन पायलट थी और वो पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी। उन्होंने और भी रिकॉर्ड्स बनाए थे और अपनी हवाई यात्रा के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी थी। अमेलिया 1936 में पूरी दुनिया की हवाई यात्रा का प्लान बनाती हैं और जून 1937 में वो अपनी हवाई यात्रा शुरू करती हैं। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ते हुए उनका जहाज एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उनके जहाज को ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाती है। उनको ढूंढने की बहुत सी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन अमेलिया और उनका जहाज नहीं मिल पाता है। उनको ऐसे ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम बीत जाता है। 5 जनवरी 1939 को उनको मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। आज इतना वक्त बीत जाने के बाद भी यह एक रहस्य है कि अमेलिया और उनका जहाज अचानक से कहां गायब हो गया। नंबर 3, रोंगू रोंगू स्क्रिप्ट। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस स्क्रिप्ट को जान लेते हैं तो हम अपनी प्राचीन दुनिया के बारे में काफी बातें पता चल सकती हैं। इतिहास के कई राज्यों से पर्दा उठ सकता है। इस रोंगू रोंगू स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19th सेंचुरी के आखिर में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में लगभग 120 सिंबल्स हैं। यह स्क्रिप्ट कैसे और कब वजूद में आई होगी हम नहीं जानते हैं। यह माना जाता है कि 1860 तक भी ईस्टर आइलैंड के लोग इस भाषा को इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान खो गया। और हैरान करने वाली बात है कि ये रोंगू रोंगू स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से काफी हद तक मिलती जुलती है, जबकि ईस्टर आइलैंड और सिंधु घाटी सभ्यता
के बीच का जो फासला है वो 20,000 किलोमीटर का है। हैरानी की बात है, दो अलग अलग जगह जन्मी भाषा एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं और दोनों ही भाषाओं को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। नंबर 4, जैक द रीपर। 1888 में अगस्त से नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। और हैरानी की बात है कि 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरीके से की गई थी। पुलिस ने इस हादसे की कार्रवाई करना शुरू करी, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। लेकिन एक दिन अचानक से एक एनोनिमस लेटर सामने आता है जिसमें लिखा था कि मैं ही असली कातिल हूं, और उसमें उसने अपना नाम जैक द रिपर बताया था। लेकिन पुलिस की जांच के बाद सामने आता है कि ये लेटर झूठ था। लेकिन जब तक लंदन और व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में यह नाम पूरी तरह फैल चुका था। आज इस घटना को करीब 130 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज तक नहीं पता चल पाया कि वो कौन था जिसने 5 महिलाओं का कत्ल किया था। नंबर 5, 15th सेंचुरी की पेंटिंग में यूएफओ का दिखना। बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि पूर्वजों को भी एलियन जैसी किसी हस्ती का आभास था, और ये एलियन वगैरह की बातें हमारे दुनिया में नई नहीं है। डोमेनिको गिरलैंडाइयो इटली के एक बहुत ही मशहूर पेंटर थे। उन्होंने 15th सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम मडोना विद सेंट जियोवानिनो है। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो पीछे के साइड आपको एक इंसान दिखाई देगा जो कि ऊपर की तरफ देख रहा है, और ऊपर की तरफ वो जिस चीज को देख रहा है वो किसी यूएफओ की तरह दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि वो इस तरह से हमें संदेश दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने एलियन के साथ कम्युनिकेट किया। तो कोई कहता है कि ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि कोई देवदूत है। लेकिन आप अगर इस ध्यान से देखें तो ये किसी देवदूत की तरह नहीं लगता, बल्कि एक यूएफओ की तरह ही दिखाई पड़ता है। आपको क्या लगता है? नंबर 6, भारत के प्राचीन हिंदू घाटी सभ्यता। 1920s में इस सिविलाइजेशन के 2 बड़े हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज हुई थी। माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत आज से तकरीबन 5000 साल पहले हुई थी। इस सभ्यता के लोग उस समय के हिसाब से काफी आधुनिक थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो से जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर ये पता चलता है इन शहरों के लोग बेहतरीन जिंदगी जीना सीख चुके थे। ये लोग पकी हुई ईंटों के मकान में रहते थे, और इन शहरों में ऊंचे भवन और ऊंची इमारतें बनी हुई थी। घर के गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियां बनी हुई थीं, और लोगों के नहाने के लिए बड़े हुमम बने हुए थे। लेकिन एक सवाल जिसने इतिहासकारों को सालों से परेशान किया हुआ है कि कैसे इस बहुत विकसित और विशालकाय सभ्यता का अंत हो गया। बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन या बाढ़ ने इस सभ्यता का अंत कर दिया, और कुछ का कहना है कि कोई महामारी फैली थी। कुछ कहते हैं कि यहाँ आर्यों का हमला हुआ था, लेकिन असल में क्या हुआ था जिस वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया वो आज तक कोई नहीं समझ पाया। नंबर 7, जॉन एफ कैनेडी। यह अमेरिका के सबसे चहेतों में से एक प्रेसिडेंट थे, लेकिन 22 नवंबर 1963 को
इनको पब्लिकली असैसिनेट कर दिया गया था। पुलिस की बहुत सी छानबीन के बाद उन्होंने ली हार्वे ओसवाल्ड को उनका कातिल बताया, लेकिन लोगों का कहना था कि शायद वो रियल किलर नहीं थे, क्योंकि जब जॉन एफ कैनेडी को मारा गया था उस दौरान ली उनसे बहुत दूरी पर थे। लोगों का कहना है कि जो इस फोटो में लेडी खड़ी है वही असली कातिल है, क्योंकि जब उस दौरान लोग इधर उधर भाग रहे थे उस दौरान वो लेडी वहां खड़े होके पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, जो कि देखने में बहुत ही अजीब लगता है। पुलिस ने जब ये फोटो को देखा तो उन्होंने इस लेडी को ढूंढने की बहुत कोशिशें की, क्योंकि वो जब वो फोटो क्लिक कर रही थी तो उसमें कुछ सबूत मिल सकता था। पुलिस की बहुत सी छानबीन के बाद भी वो लेडी नहीं मिल पाई। लोगों का कहना है कि वो लेडी पिक्चर्स क्लिक नहीं कर रही थी, क्योंकि वो कैमरा नहीं गन थी जिससे उन्होंने जॉन एफ कैनेडी को शूट किया था। बाद में उस लेडी का नाम बाबुश्का लेडी रखा गया, क्योंकि जो उसने अपने सिर पे जो रेड कलर का हेड स्कार्फ पहना हुआ था वो रशियन ग्रैंड मदर्स पहनती हैं, और रशियन लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को बाबुश्का कहते हैं। नंबर 8, पेरू की राजधानी लिमा से 350 किलोमीटर दूर नास्का रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के एरिया में बेहद विचित्र और विशाल रेखाएं बनी हुई हैं। इन रेखाओं को नास्का लाइंस कहते हैं। इन रेखाओं को 2000 साल पहले बनाया गया था। इन रेखाओं में 800 स्ट्रेट लाइंस हैं, 300 जियोमेट्रिक डिजाइन्स हैं और 70 रेखाएं ऐसी हैं जिनमें जानवरों, पक्षियों और इंसानों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये आकृतियां इतनी बड़ी है कि इन्हें जमीन पर खड़े होकर देखा या समझा ही नहीं जा सकता। इन आकृतियों को देखने के लिए आपको हवाई जहाज में बैठकर 1000 फीट ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपको पूरी आकृतियां दिखाई देगी और समझ आएगी। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सालों बिता दिए हैं नास्का लाइंस को समझने के लिए, लेकिन आज तक ये समझा नहीं जा सका कि किसने इतनी विशाल आकृतियां बनाई थी और क्यों बनाई थी। वहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि ये इंसानों का काम नहीं है, ये किसी दूसरे ग्रह से आए लोगों द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं। लेकिन अगर इसके पीछे इंसानों का ही हाथ है तो हैरानी की बात यह है कि 2000 साल पहले उस जमाने के लोगों ने बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऐसे चित्र बना दिए जिन्हें सिर्फ आसमानों से ही देखा जा सकता था। नंबर 9, स्टोनहेंज। स्टोनहेंज इंग्लैंड में मौजूद पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इनको जमीन खोद के गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया था। यह स्टोनहेंज तकरीबन 5000 साल पहले बनाए गए थे। इस हिसाब से ये इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराने हैं। प्राचीन मनुष्य ने ये किस पर्पस से बनाया था ये अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद किसी एस्ट्रोनॉमिकल या हीलिंग पर्पस के लिए बनाया गया होगा। रिसर्चर्स मानते हैं कि उस जमाने के लोगों के पास जिस तरह के औजार मौजूद थे उसे देखकर लगता है कि इसके निर्माण में सैकड़ों साल लगे होंगे। नंबर 10, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहते हैं। इसे
1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलस पोशान की पेंटिंग द आर्केडियन शेफर्ड्स बनी हुई है और इसके ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 250 से भी ज़्यादा साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड का मतलब समझने की कोशिश की थी। अगर आपने द विंची कोड मूवी देखी है तो आपको होली ग्रेल के बारे में पता होगा। बहुत से थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये होली ग्रेल की लोकेशन तक लेकर जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद आज भी ये दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे डिकोड नहीं किया जा सका। अगर आप इनमें से किसी टॉपिक पर एक स्पेसिफिक वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।